नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शुक्ल युगीन आलोचना को। पिछले वीडियो में हमने आलोचना साहित्य का काल विभाजन पढ़ा था और उससे पहले हमने निबंध साहित्य को पढ़ा था, जिसमें हमने शुक्ल पूर्व युगीन निबंध, शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर युग के निबंध पढ़े थे। ठीक वैसे ही हम आलोचना साहित्य को भी शुक्ल जी को केंद्र में रखकर पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपने पिछले वीडियो ज़रूर देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के ज़रूर देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें शुक्ल युग के बारे में। देखिए, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना में केंद्रीय समीक्षक आचार्य शुक्ल जी हैं। तो यानी कि हम जैसे मैंने बताया था ना कि काल विभाजन ही शुक्ल जी को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। तो यहाँ पे भी जो शुक्ल युग है उसमें केंद्र बिंदु कौन है? हमारे शुक्ल जी ही हैं। यद्यपि उनके साथ साथ बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास आदि समीक्षक भी आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। तो शुक्ल जी तो थे ही, लेकिन उनके साथ साथ कुछ अन्य साहित्यकार भी थे जो कि आलोचनाएं लिख रहे थे। ठीक है, इसके पश्चात देखिए, इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो लक्ष्मी नारायण सुधांशु और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, इसी काल के अन्य आलोचक थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट आलोचकों में आते हैं। आगे हम जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें। इस युग में छायावाद के कवियों ने भी छायावाद के पक्ष में कई आलोचनाएं लिखी जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब हालांकि छायावाद के जो कवि थे वो अपने छायावादीन जो काव्य कृतियाँ थी उनके लिए ज़्यादा फेमस रहे हैं, लेकिन अपने युग को, क्योंकि छायावाद जो था काफ़ी विवादास्पद काव्यधारा रही है, तो अपनी इस काव्यधारा को विवादों से उभारने के लिए कह सकते हैं, या अपने पक्ष में तर्क देने के लिए जो छायावादीन कवि थे उन्होंने कहीं ना कहीं आलोचनाएं भी लिखी थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए, शुक्ल युगीन आलोचक एवं उनकी रचनाएं। तो यहाँ हम आलोचकों के नाम देखेंगे और इधर उनकी आलोचनाएं हैं जो मैंने हाईलाइट करके रखे हुए हैं आपके लिए। आप उनको कंठस्थ याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिए, कई लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि मैम क्या हमें सारी चीज़ें रटनी पड़ेंगी? तो देखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, रचनाएं बहुत ज़्यादा साहित्यकारों की होती हैं, लेकिन उतना सारा याद कर रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि इम्पोर्टेंट कौन सी है, और इसमें हमें मदद करती है पुराने जो अब क्योंकि सारी रचनाएं तो हमने डिटेल से पढ़ी नहीं होंगी, है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी महत्वपूर्ण है? तो हमें थोड़ा बहुत इससे पता लग सकता है कि पुराने जो प्रीवियस पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस सेट हम उठाकर देख सकते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन आप देख पाते होंगे, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उससे हमें एक आइडिया आता है कि ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़रूर किया कीजिए। और बहुत जल्दी मेरे चैनल पर भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पे देखिए, श्याम सुंदर दास जो हैं उनकी एक बहुत फेमस जो आलोचना रही है साहित्य लोचन। ठीक है, 1922 में इसका प्रकाशन हुआ था। दूसरा, इन्होंने भाषा विज्ञान। अब देखियो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप केवल जो हाईलाइटेड हैं उन्हीं को कंठस्थ रखिए या बाकी चीज़ों को मत नोट करिए। मैं ये कहूँगी कि आप नोट्स जब बना रहे हो तो श्याम सुंदर दास की जितनी भी यहाँ आलोचनाएँ इस बॉक्स में दी हुई हैं, इन सबको लिख डालिए, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो बात जब हम जब मान लो एग्जामिनेशन हॉल में हमसे पूछ ली जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्लिक हो जाती है। जैसे आपने साहित्य लोचन पढ़ा तो उसके बगल में भाषा विज्ञान, इसे मैंने हाईलाइट नहीं किया है। अब हो सकता है क्या पता यही पूछ लिया जाए या ये आ जाए कि इनमें से कौन सी इनकी रचना नहीं है या कौन सी है, तो कोई से भी आपसे पूछ ली जा सकती है, या कौन सा श्याम सुंदर दास की आलोचनाओं का जो समूह है वो कौन, इनमें से कौन सा सही है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लिक हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि नोट्स में सारी चीज़ें इंक्लूड करने की। तो देखिए, साहित्य लोचन 1922 में, भाषा विज्ञान 1923 में लिखा था, हिंदी भाषा का विकास 1924 में, हिंदी भाषा और साहित्य। अब ये जो हाईलाइट किए हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब
ये समझ कर चलिए। बहुत ज़्यादा मतलब इनके चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन जो हाईलाइट नहीं किए हुए हैं उन्हें भी आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है कहीं ना कहीं। रूपक रहस्य हो गया 1931 में और भाषा रहस्य 1935 में, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब शुक्ल जी की समीक्षाओं को हम देखेंगे। इन्होंने सबसे पहले जो समीक्षा लिखी है यहाँ पे वो है गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो फेवरेट कवि थे वो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, और तुलसीदास जी को लेकर के उन्होंने जितनी भी मैंने आलोचनाएं उनकी पढ़ी हैं तो हर जगह वो तारीफ़ करते ही नज़र आए हैं। मतलब तुलसीदास जी के अवगुण उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कोई अवगुण नज़र नहीं आया, और वाकई में हैं भी तुलसीदास काफ़ी महान मतलब बहुत महान कवि हुए हैं। तो लेकिन शुक्ल जी को तुलसीदास जी इतने प्रिय थे कि उन्होंने उनकी कहीं भी कोई भी मतलब गुणों की चर्चा की है हर जगह, उनके दोष कहीं भी उन्होंने उजागर नहीं किए हैं, ठीक है। दूसरा है इनका जायश्री ग्रंथावली। ये 1924 में प्रकाशित इनकी रचना है, आलोचना है, जिसमें उन्होंने जायसी के बारे में लिखा है। भ्रमर गीत सार, इसमें सूर की उन्होंने आलोचना की है 1925 में। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। तो ये तो एक ऐतिहासिक पुस्तक है, लेकिन आलोचना के अंदर भी इसको शामिल किया जाता है, ठीक है। काव्य में रहस्यवाद, और इन हिंदी साहित्य का जो इतिहास है जिसको हम हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक इतिहास पुस्तक मानते हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। काव्य में रहस्यवाद महत्वपूर्ण आलोचना है इनकी, 1929 में प्रकाशित हुई थी। रस मीमांसा भी इम्पोर्टेंट है 1949 में, ठीक। तो ये आपको शुक्ल जी की सारी रचनाएं इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए गुलाब राय ने नवरस लिखा था, इम्पोर्टेंट है। सिद्धांत और अध्ययन काव्य के रूप, तो नवरस तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पद्मलाल पुन्नालाल जो बख्शी थे उन्होंने विश्व साहित्य लिखा, विश्व साहित्य विमर्श लिखा, तो ये आप थोड़ा सा अगर माइंड में रख सको तो ज़रूर रखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब निराला जी तो एक चायवादी कवि थे, लेकिन उन्होंने, मैं कह रही थी कि कुछ आलोचनाएं भी उन्होंने लिखी हैं, ठीक है। मेरे गीत और कला, सैद्धांतिक समीक्षा है ये इनकी। रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव प्रबंध पद्य, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे बंगाली जो साहित्यकार थे जिन्होंने गीतांजलि की रचना की थी, तो उनकी मतलब एक आलोचना ही कहेंगे हम उसको। तो रविंद्र कविता कानन, रविंद्र के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे निराला जी, और कई आलोचकों ने तो ये तक मान लिया था कि जो निराला जी हैं वो रविंद्र को कॉपी करते हैं या उनको फॉलो करते हैं। तो इनको लेकर के इन्होंने एक आलोचना लिखी, रविंद्र कविता कानन, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे हम बढ़ते हैं। कृष्ण शंकर शुक्ल जो थे, केशव की काव्यकला, कविवर रत्नाकर इन्होंने लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत। अब पंत जी की जो आलोचनाएं हैं उसमें है गद्य पद्य 1953 में, शिल्प और दर्शन 1961 में, छायावाद पुनर्मूल्यांकन, इसको ध्यान रखेंगे आप, 1965 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक। और छायावाद पुनर्मूल्यांकन में इन्होंने तर्क दिए हैं कि छायावाद जो नाम है या छायावादी जो विचारधारा है वो अपने आप में एक बहुत ही उच्च कोटि की विचारधारा है, तो इसलिए इन्होंने इसके पक्ष में तर्क दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली जो आलोचना है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। इन्होंने साहित्य शास्त्र लिखा और साहित्य समालोचना लिखा था, ठीक है। तो साहित्य लोचन आपसे पूछा जाए तो श्याम सुंदर दास का आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये देखिए जब शुरू में मैंने आपको बताया था साहित्य लोचन, और दूसरा क्या है साहित्य समालोचना। तो देखिए कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है। साहित्य लोचन जो कि सिर्फ एक लाइन में है वो श्याम सुंदर दास का है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का दो अलग अलग शब्दों में है साहित्य समालोचना, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग विभूति, इम्पोर्टेंट ये इनकी आलोचना रही है। बिहारी वांग्मय विमर्श हो जाएगा। गोसाई तुलसीदास हो गया।
हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास। तो बिहारी की वाग विभूति आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ये भी काफ़ी चर्चित साहित्यकार रहे हैं। आलोचना इनकी एक बहुत फेमस रही है काव्य में। अभिव्यंजनावाद 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। और देखिए लेक्चरर 2018, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लेक्चरर 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें ये रचना पूछी गई थी। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, काव्य में अभिव्यंजनावाद किसकी कृति है, ये किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण सुधांशु आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत, तो काव्य में अभिव्यंजनावाद याद रखेंगे आप, ठीक। अब हम कुछ महत्वपूर्ण आलोचकों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता माना जाता है, यानी कि वैज्ञानिक आलोचनाओं के खोजकर्ता। सबसे पहले अगर किसी ने वैज्ञानिक आलोचनाएं की हैं, तो वैज्ञानिक का मतलब जो सत्य पर आधारित होती थी, मतलब इनकी आलोचनाओं में कोई बनावटीपन नहीं था, कोई कल्पनाएं नहीं थी, बल्कि एकदम इन्होंने, मतलब कहते हैं ना कि किसी की अगर गुण दोषों की ये चर्चा कर रहे हैं तो उसकी जड़ तक पहुंचते थे, उसकी सच्चाई तक पहुंचते थे। उसके बाद ये क्या करते थे, उनकी मतलब उनके गुण दोषों का अवलोकन करते थे, उनको बताते थे, ठीक है, अपनी आलोचनाओं में शामिल करते थे। तो इसी प्रकार की जो आलोचनाएं थी शुक्ल जी की, उन्हें हम वैज्ञानिक आलोचना के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है कि सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने वैज्ञानिक आलोचना की है तो वो है शुक्ल जी, ठीक है। काव्य में रहस्यवाद 1929 में ये प्रकाशित हुआ था। निबंध को आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। तो ये निबंध की, वैसे तो ये निबंधात्मक पुस्तक है काव्य में रहस्यवाद, लेकिन अगर इसके मतलब इसकी जो कुछ लक्षण हैं, क्योंकि गुणदोषों की चर्चा निबंध में भी होती है और इसीलिए इसको मतलब एक आलोचना पुस्तक के रूप में भी माना जाता है, ठीक है। तो काव्य में रहस्यवाद, यानी कि कोई पुस्तक अगर आपके पास निबंध में पूछी जा रही है और कोई पुस्तक आपको आलोचना में पूछी जा रही है, मतलब वही पुस्तक आपको निबंध में भी पूछी गई, वही आपको आलोचना में भी दिख रही है, तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि निबंध में भी जो है गुण दोषों की चर्चा होती है, ठीक है, आलोचनात्मक निबंध होते हैं। तो इसलिए आपको कई चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी कि जो आप एक जगह पढ़ोगे तो आपको दोनों जगह उसमें याद रखने की आवश्यकता नहीं, मतलब दो जगह वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें आप अगला देखिए, रस मीमांसा तथा चिंतामणि, दो भाग इनकी सैद्धांतिक आलोचना देखी जा सकती है। तो रस मीमांसा में इन्होंने रस सिद्धांत की आलोचना की है, और चिंतामणि जो कि दो भागों में है, और मतलब चिंतामणि इनकी एक पुस्तक है, ठीक है, जो कि दो भागों में है, और इसमें ये इनकी क्या है, सैद्धांतिक आलोचना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आलोचनाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। अगर इतिहास पुस्तक वो है तो वो ऐतिहासिक आलोचना हो गई, निबंध के रूप में है तो निबंधात्मक आलोचना हो सकती है, और वैज्ञानिक समीक्षा अगर उसमें है तो वो वैज्ञानिक हो जाएगा, और कोई सिद्धांत पर आधारित है तो सैद्धांतिक समीक्षा हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इस देखिए आगे, शुक्ल जी ने कला के लिए और कला जीवन के लिए का समन्वय अत्यंत जरूरी माना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कला के लिए, कला जीवन के लिए, इस तरह का सिद्धांत देने वाले आचार्य कौन थे, तो शुक्ल जी इसमें हैं, ठीक है। आचार्य शुक्ल को हिंदी का पथिकृत आचार्य कहा जाता है। पथिकृत मतलब जिसने एक आलोचना का पथ प्रदर्शित करवाया आने वाले साहित्यकारों के लिए, ठीक है। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि जिस प्रविधि पर आधारित है उसे तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक विधि कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब चीज़ों को एकदम खोल के रख देते थे सामने, ताकि पढ़ने वाले को कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। तो इस तरह से ये एक आलोचक थे, बहुत उच्च कोटि के, ठीक है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी साहित्य, इतिहास, दार्शनिक तेन के प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद का स्पष्ट प्रभाव इनकी प्रविधि पर है, जिसमें किसी रचना का मूल्यांकन जाति, वातावरण,
तथा क्षण, इन 3 तत्वों के आधार पर किया जाता है। अब एक चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक सबसे पहली चीज़ तो इस ये जो पंक्ति यहाँ पे एक जो वाक्य है आपके पास, इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि जो शुक्ल जी थे ना, उन पे जो पाश्चात्य एक आलोचक हुए हैं जिनका नाम था तेन, ठीक है। जो पश्चिमी साहित्य इतिहासकार थे, एक दार्शनिक थे तेन, तो उनका जो दर्शन था प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद, जो पाश्चात्य साहित्यकार थे तेन, उनका स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है शुक्ल जी पर, ठीक। एक चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरा यहाँ पे कि शुक्ल जी की आलोचना का आधार क्या था, तो शुक्ल जी की आलोचना का यानी कि वो जो मूल्यांकन करते थे, आलोचना ही करते थे, उनके विशेष रूप से 3 आधार पर करते थे। एक तो जातीय आधार पर, जाति, वातावरण और क्षण, इन 3 तत्वों के आधार पर वो आलोचना करते थे। और ये प्रभावित थे वो किससे, जो पाश्चात्य साहित्यकार थे तेन, पाश्चात्य आलोचक थे तेन, क्योंकि तेन भी जो थे वो इन 3 तत्वों के आधार पर समीक्षाएं करते थे। और यही 3 चीज़ें शुक्ल जी में भी दिखाई देती हैं, ठीक। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इनकी आलोचना दृष्टि पर रामचरितमानस का गहरा प्रभाव है। और रामचरित, मैंने कहा ना कि जो शुक्ल जी थे वो तुलसीदास जी के मतलब बहुत उनको तुलसीदास प्रिय थे, और साथ ही साथ रामचरितमानस का भी उन पे प्रभाव था, ठीक। देखिए, इन्होंने विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो विरोधों का सामंजस्य, ये आपसे पूछा जा सकता है कि विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आचार्य शुक्ल जी ने। देखिए, शुक्ल जी से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं, तो मैं यही आपसे कहूँगी कि शुक्ल जी ने चाहे जितनी भी रचनाएँ की हैं, जितने भी प्रकार से, देखो शुक्ल जी ने उपन्यास नहीं लिखे हैं, कहानियाँ नहीं लिखी हैं, और मतलब अन्य विधाओं में उन्होंने बहुत ना के बराबर की है। कविता उन्होंने नहीं लिखी है। वो अगर फेमस हैं तो वो आलोचना के क्षेत्र में है। ऐतिहासिक ग्रंथों की लेखन, इतिहास ग्रंथ जो उन्होंने लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके लिए वो जाने जाते हैं, निबंधों के लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों, जितनी भी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, उन सबको एक एक करके आपको एक एक चीज़ को याद रखना है। उनके बहुत सारे कोटेशंस हैं आलोचनाओं के विषय में, या अन्य साहित्यकारों के विषय में उन्होंने बहुत सारी आलोचनाएं की हैं। उनके विषय में उन्होंने बहुत सारे अपने बातें कही गई हैं, और सबसे ज़्यादा कोटेशन जो हैं वो शुक्ल जी के ही पूछे जाते हैं। तो किसी वीडियो में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी कोटेशंस के ऊपर, कि क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं ना कि ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया है, उक्त वाक्य। तो जैसे ही पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि निबंध के संबंध में बैर आचार, क्या था वो, आचार, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ऐसा कुछ था। तो उस तरह के जो कोटेशन हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। तो एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शुक्ल जी ने मुक्तक की जगह प्रबंध को, प्रतीकवाद तथा रहस्यवाद की जगह बिंब को, एवं बुद्धि प्रेरित वक्रता की जगह भाव प्रेरित वक्रता को अधिक महत्व दिया है। गद्य साहित्य के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। तो ये हमने निबंध साहित्य में भी पढ़ा था, इसको आप ध्यान रखेंगे। भारतेंदु मंडल तथा द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की उन्होंने प्रशंसा की थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी पद्धति को महत्व देने के कारण वे परंपरा और रचनाकार के व्यक्तित्व को यथेष्ट महत्व नहीं दे सके। तो मतलब साहित्यकारों को वो रचनाकार की व्यक्तित्व पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो उसकी कृति को देखते थे, और उसमें प्रत्यक्षवादी या विधेयवाद जो तेन साहित्यकार जो हुए थे उनका वाद था, तो उससे काफ़ी प्रभावित वो थे। तो इसलिए वो किसी साहित्यकार के व्यक्तित्व को नहीं देखते थे, बल्कि उसकी रचना को देखते थे, ठीक है। शुक्ल जी द्वारा अंग्रेजी के रचनाओं का किया गया अनुवाद। अब देखिए, शुक्ल जी ने बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो पाश्चात्य साहित्यकारों की रही हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। तो सबसे पहला है इसमें एडिशन, जो कि एक अंग्रेजी साहित्यकार हुए हैं, और उन्होंने लिखा था एसेज ऑन इमेजिनेशन।
और इसका हिंदी अनुवाद शुक्ल जी ने किया है, कल्पना का आनंद। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। जॉन हेनरी न्यूमैन ने भी एक लिखा था लिटरेचर नाम से, और इसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया साहित्य नाम से। जॉन हेनरी न्यूमैन ने प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, यानी कि साधारण जीवन और सोच ऊंची, ठीक है, उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार जिसे हम कह सकते हैं, तो आदर्श जीवन के नाम से इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है, ठीक है। हैकल ने एक रचना लिखी थी रिडल ऑफ द यूनिवर्स, तो विश्व प्रपंच नाम से इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। शुक्ल युगीन अन्य आलोचक बाबू श्याम सुंदर दास। तो देखो, बाबू श्याम सुंदर दास जो थे वो हिंदी में अध्यापकीय आलोचना यानी कि एकेडमिक क्रिटिसिज्म की शुरुआत इन्होंने की थी, ठीक है। एक अध्यापक, क्योंकि ये स्वयं एक अध्यापक रहे हैं, तो अध्यापकीय, इनकी आलोचनाओं को अध्यापकीय आलोचना कहा गया, ठीक है। श्याम सुंदर दास के निर्देशन में हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निरूण संप्रदाय शीर्षक से पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने किया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके उत्तराखंड साहित्य की दृष्टि से भी, क्योंकि पीताम्बर दत्त बड़त्वाल जो थे हमारे उत्तराखंड के साहित्यकार थे, और सबसे पहले हिंदी में अगर किसी ने शोध किया है तो वो पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने ही किया था। मैंने आपको उनके वीडियो में, जब मैंने उत्तराखंड साहित्य पढ़ाया था, पीताम्बर दत्त बड़त्वाल को पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया भी है कि उन्होंने, मतलब उनके बारे में सारी डिटेल्स मैंने आपको वहाँ बताई हुई हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा वो लोग समझ पा रहे होंगे। यदि आपने वो वीडियो देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने लिखा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो उत्तराखंड साहित्य नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे उत्तराखंड के साहित्यकार जितने भी आपके सिलेबस में हैं वो सारे मैंने पढ़ा रखे हैं, आप 1 बाय 1 वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप श्याम सुंदर दास के निर्देशन में, यानी कि श्याम सुंदर दास जो थे उस वक्त जो है किसी विद्यालय में, आगे हम पढ़ेंगे, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और उन्हीं के निर्देशन में जो थे पीताम्बर दत्त बड़त्वाल, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके स्टूडेंट के रूप में थे, तो उनके निर्देशन में ही उन्होंने अपना शोध कार्य संपन्न किया था, और उसका नाम था हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ठीक है। तो ये किसका शोध ग्रंथ है? पीताम्बर दत्त बड़त्वाल का, ठीक है, जो कि हिंदी का पहला शोध ग्रंथ है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है साहित्यालोचन, जो श्याम सुंदर दास है उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है साहित्यालोचन, जो अकादमिक समीक्षा अर्थात एमए के विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए लिखा गया था, क्योंकि ये एक प्रोफेसर थे और साथ ही साथ जब शोध कर रहे थे तो साहित्यालोचन नाम से उन्होंने शोध ग्रंथ लिखा था, जो कि उस वक्त के जो हिंदी के स्टूडेंट हुआ करते थे एमए के, उनके लिए एक मतलब एक सिलेबसी या अकादमिक पुस्तक के रूप में थी, ठीक है। इसमें नवीन समीक्षा सिद्धांतों का महत्वपूर्ण प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि श्याम सुंदर दास उस समय प्रोफेसर थे। अब कहाँ वो प्रोफेसर थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है। 1921 में सर्वप्रथम स्नातकोत्तर एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया। अब जब वो वहाँ पे प्रोफेसर के रूप में जब वो कार्य कर रहे थे हिंदी के प्रोफेसर के रूप में, तो वहाँ पे इन्होंने जो है सबसे पहले जो स्नातकोत्तर यानी एमए स्तर पर वहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ाया जाता था, तो एमए स्तर पर हिंदी को एक विषय के रूप में स्वीकृत करवाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका? श्याम सुंदर दास का, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1921 में श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्यापक के रूप में हुई थी। तो हिंदू विश्वविद्यालय में नियुक्ति तो हो गई, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो केवल ग्रेजुएशन लेवल तक ही हिंदी चलता है, एमए एक हिंदी सब्जेक्ट से जो अगर व्यक्ति करना चाहे या शोध करना चाहे तो वो कैसे करे, क्योंकि एमए में तो हिंदी था नहीं, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर प्रयास किए, भरसक प्रयास किए और एमए स्तर पर हिंदी लागू करवाया, ठीक है। इनकी व्यावहारिक आलोचनाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास, कबीर ग्रंथावली की भूमिका प्रमुख हैं। ये इनकी व्यावहारिक आलोचना है, जिसमें उन्होंने कबीर ग्रंथावली में जो है कबीर के व्यवहार की भी उन्होंने क्या की है? समीक्षा की है। इन्होंने तुलसी और भारतेंदु हरिश्चंद्र पर गवेषणात्मक आलोचना लिखी हैं, ठीक है। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य और भाषा रहस्य, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अन्य तथ्य जान लेते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने विश्व साहित्य नामक ग्रंथ में भारतीय और पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों की तुलनात्मक अध्ययन किया है। आदिकाल की समीक्षा मौलिक ढंग से हिंदी साहित्य विमर्श में प्रस्तुत की। लक्ष्मी नारायण सुधांशु
कला के लिए सिद्धांत के पक्षधर हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कला के लिए सिद्धांत। देखो ये कला के लिए सिद्धांत शुक्ल जी ने भी दिया था, लेकिन उनमें एक और चीज़ जोड़ी थी, कला के लिए और कला जीवन के लिए, ठीक है। लेकिन कला के लिए सिद्धांत के पक्षधर थे लक्ष्मी नारायण सुधांशु। काव्य में अभिव्यंजनावाद इनका प्रथम आलोचनात्मक ग्रंथ है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। काव्य में अभिव्यंजनावाद किसने लिखा था? ये इनका प्रथम ग्रंथ है, किसका? लक्ष्मी नारायण सुधांशु का। इस ग्रंथ में क्रौचे के सिद्धांतों की भारतीय सिद्धांतों से तुलना की गई है तथा आचार्य शुक्ल की कई बातों से असहमति जताई है। तो शुक्ल जी को वैसे तो बहुत मतलब उनके जो बाद के जितने भी साहित्यकार हुए हैं या उनके समकालीन जो साहित्यकार हैं, बहुत कम ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने शुक्ल जी की बातों से असहमति जताई हो। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने जो लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं, उन्होंने शुक्ल जी की कुछ बातों को खंडन किया है या उनसे असहमति जताई है, ठीक। तो दोस्तों आज हमने शुक्ल जी को पढ़ा और शुक्ल युगीन अन्य आलोचकों को पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का सेशन इतना ही था। शुक्ल युग के जितने भी साहित्यकार थे या जितने भी आलोचक थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, उनके महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बता दिए हैं। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सारी हाईलाइट करके मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है आपने नोट्स बना लिया होगा, आपको समझ में ज़रूर आया होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पर आपके क्या फीडबैक हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगला टॉपिक हम शुक्लोत्तर युग पे पढ़ेंगे, यानी कि शुक्ल के बाद जो थे कितने प्रकार के, मैंने जैसे बताया था कि शुक्ल युग के बाद जो साहित्यकार हुए हैं या आलोचक हुए हैं उनको नई दिशाएं शुक्ल जी ने प्रदान की। तो उन्होंने नए नए प्रयोग किए, आलोचना के क्षेत्र में नई नई तरह से समीक्षाएं की हैं। तो हम आगे जानेंगे शुक्लोत्तर युग में कि किन किन प्रकार से समीक्षाएं की गई हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।